5 मिनट 3 घंटे कैसे बन गए? और अगर किसी को लगता है कि ये उनकी अपनी गलती है, कोई कमजोरी है, तो रुक जाइए। ये कोई गलती नहीं है, ये एक डिज़ाइन है, एक बहुत ही सोचा समझा डिज़ाइन, जो बना ही इसीलिए है कि हम सब इस ऐप में कैद होकर रह जाएं। तो सवाल यही उठता है कि ये बस एक आदत है या इसके पीछे एक पूरी साजिश काम कर रही है। चलिए आज इसी एडिक्शन मशीन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। और देखिए, यहां कोई हवाई बातें नहीं होंगी। हम बात करेंगे उन अंदरूनी दस्तावेजों की, उन पेटेंट्स और उस डेटा की जो ये साबित करते हैं कि इंस्टाग्राम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि लोग इसके आदी हो जाएं। तो इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ये समझने के लिए कि इंस्टाग्राम आज ऐसा क्यों है। पहले ये जानना जरूरी है कि इसे खरीदा ही क्यों गया था। ये बात है 2010 की। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर ने एक बहुत ही सिंपल सा फोटो शेयरिंग ऐप बनाया था। शुरुआत में इसकी ग्रोथ आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक नहीं थी। ये असल में ट्विटर के यूजर बेस पर पल रहा था, जिसे टेक की दुनिया में पैरासिटिक ग्रोथ कहते हैं, मतलब किसी और के नेटवर्क का फायदा उठाकर आगे बढ़ना। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब अप्रैल 2012 में फेसबुक ने इसे $1 बिलियन में खरीद लिया। उस वक्त सब लोग हैरान थे, कुछ हंसे भी थे, लेकिन मार्क ज़ुकरबर्ग एक ऐप नहीं खरीद रहे थे, वो अपना कंपटीशन खत्म कर रहे थे। ये बात एकदम साफ हो गई जब अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई में उनका एक ईमेल लीक हुआ। ज़ुकरबर्ग ने उसमें साफ साफ लिखा था, वी आर बाइंग इंस्टाग्राम टू न्यूट्रलाइज अ कंपेटिटर। मतलब हम इंस्टाग्राम को एक प्रतियोगी को बेअसर करने के लिए खरीद रहे हैं। मकसद दोस्ती बढ़ाना नहीं था, मकसद था लोगों के ध्यान पर, उनकी अटेंशन पे कब्जा करना। तो जब मकसद इतना साफ हो तो फिर उसे हासिल करने के लिए हथियार भी बनाए जाते हैं। चलिए अब उन मनोवैज्ञानिक हथियारों की बात करते हैं जो लोगों को इस ऐप से बांध कर रखते हैं। अब जरा इंस्टाग्राम के पुल टू रिफ्रेश फीचर के बारे में सोचिए। यह बिल्कुल एक कसिनो की स्लॉट मशीन जैसा है। जैसे कोई स्लॉट मशीन में लिवर खींचता है, वैसे ही हम स्क्रीन को नीचे खींचते हैं। कुछ सेकंड का इंतजार और फिर एक अनजाना सा इनाम। कभी कुछ नया मिलता है, कभी नहीं। और यही अनिश्चितता, यही क्या मिलेगा वाली फीलिंग है जो बार बार स्क्रॉल करवाती है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड मैकेनिज्म। जब भी हम रिफ्रेश करते हैं और कुछ नया दिलचस्प दिखता है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। यह हमें खुशी का एहसास देता है और बस इसी खुशी को बार बार पाने की चाहत में हम अनजाने में ही स्क्रॉल करते चले जाते हैं। ये कोई विल पावर की कमी नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन लत है। अब आता है दूसरा हथियार, इन्फिनिट स्क्रॉल। याद है पहले वेबसाइट्स या किताबों में पेज नंबर होते थे? वो पेज का खत्म होना हमारे दिमाग के लिए एक सिग्नल होता था कि बस अब रुको। इन्हें स्टॉपिंग क्यूज कहते हैं। इंस्टाग्राम ने इन सारे सिग्नल्स को ही खत्म कर दिया। अब फीड कभी खत्म ही नहीं होती और हमारा दिमाग उसे कभी रुकने का सिग्नल मिलता ही नहीं। और मजे की बात देखिए, इसे बनाने वाले एज़र रास्किन आज खुद कहते हैं कि उन्हें इसे बनाने का बहुत पछतावा। जो लोग इंस्टाग्राम को लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें याद होगा कि पहले फीड में पोस्ट्स टाइम के हिसाब से आते थे, मतलब जो अभी पोस्ट हुआ वो सबसे ऊपर। लेकिन 2016 में सब कुछ बदल गया। इंस्टाग्राम ने कहा, अरे लोग तो 70% पोस्ट देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम एक नया एल्गोरिदम ला रहे हैं जो सबसे अच्छा कंटेंट पहले दिखाएगा। लेकिन असली कहानी तो डेटा में छुपी थी। जैसे ही 2016 में ये एल्गोरिदम आया, इंस्टाग्राम के विज्ञापनों से होने वाली कमाई रॉकेट की तरह ऊपर चली गई। तो जाहिर है एल्गोरिदम का असली मकसद लोगों की सुविधा नहीं थी। असली मकसद था उन्हें ऐप पर ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके रखना, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दिखाए जा सके। तो सवाल ये है कि ये एल्गोरिदम आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये दोस्तों के सिंपल अपडेट्स की जगह उस कंटेंट को ऊपर लाता है जो हमारे अंदर मजबूत इमोशंस पैदा करे, चाहे वो गुस्सा हो, जलन हो या फिर कोई मजाक। क्योंकि अंदर की बात यह है, रिसर्च ये कहती है कि एक खुश और संतुष्ट इंसान ऐप बंद कर देता है, लेकिन एक बेचैन या चिंतित इंसान स्क्रॉल करता रहता। और अब हम इस पूरी पड़ताल के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आ गए हैं। वो सबूत जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि खुद कंपनी के अंदर से आया। साल था 2021। फ्रांसिस हॉगन, जो पहले फेसबुक में ही काम करती थीं, उन्होंने कंपनी के हजारों अंदरूनी दस्तावेज लीक कर दिए। दुनिया भर में इन्हें द फेसबुक फाइल्स के नाम से जाना गया। और उन फाइल्स में कंपनी ने खुद ये बात मानी थी, लिखा था
वी मेक बॉडी इमेज इश्यूज वर्स फॉर 1 in 3 टीन गर्ल्स। मतलब हम हर 3 में से एक टीनेज लड़की के लिए बॉडी इमेज की समस्याओं को और बिगाड़ते हैं। सोचिए, उन्हें सब पता था, उनके अपने डेटा से पता था कि उनका ऐप टीनेजर्स में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ा रहा है, लेकिन इसे रोकने की जगह उन्होंने एल्गोरिदम को और भी तेज कर दिया। और मान लीजिए कोई इस जाल से बाहर निकलना भी चाहे तो ये भी लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। इसे डिजाइन की दुनिया में कहते हैं डार्क पैटर्न्स। अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन सेटिंग्स में इतनी परतों के नीचे छिपा है कि उसे ढूंढना ही एक मिशन बन जाता है। और अगर किसी ने ढूंढ भी लिया और डिलीट कर दिया तो भी 30 दिन का एक ट्रैप है। इस बीच गलती से भी लॉगिन हो गया तो अकाउंट फिर से जिंदा हो जाता है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है? आने वाला कल और भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस जाल को और भी मजबूत बनाने आ रहा है। मेटा अब एक नई चीज बना रहा है जिसे कहते हैं सिंथेटिक इंटीमेसी। ये क्या है? ये एआई चैटबॉट्स हैं जो एक दोस्त की तरह बात करेंगे, पर्सनल बातें याद रखेंगे, शायद राज भी। लेकिन ये दोस्त नहीं हैं, ये असल में डेटा कलेक्टर्स हैं। इनका काम है हमारी हर भावना को रिकॉर्ड करना ताकि हमें और बेहतर और टारगेटेड विज्ञापन बेचे जा सके। आने वाले वक्त का एल्गोरिदम सिर्फ लाइक्स पर नहीं चलेगा, वो चलेगा प्रिडिक्टिव रेलेवेंस पर। मतलब ये हमारे पिछले बर्ताव को देखकर यह अंदाजा लगाएगा कि हम अगले 10 सेकंड में क्या सोचना या देखना चाहेंगे, और फिर हमें वही दिखाएगा। हो सकता है ये हमें हमसे भी बेहतर जानने लगे। तो हमने इसका इतिहास देखा, इसके मनोवैज्ञानिक हथियारों को समझा और भविष्य की एक झलक भी देखी। अब ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। कंट्रोल असल में है किसके हाथ में? आज मेटा की सालाना कमाई $164 बिलियन से भी ज्यादा है। ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा हमारे समय, हमारी अटेंशन को बेचकर कमाया जाता है। इस खेल में प्रोडक्ट कोई ऐप नहीं है, प्रोडक्ट हम लोग हैं, हमारा समय है। तो जरा सोचिए, अगर हमारे विचार एक एल्गोरिदम पहले से ही भांप रहा है, अगर हमारे दोस्त एआई बना रहा है, और अगर हमारा कीमती वक्त किसी और का मुनाफा बन रहा है, तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या ये जिंदगी वाकई